अस्सलामुअलैकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे मक्का मुकरमा में आज एक अहम इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई ताउन पर दस्तखत कर लिए गए हैं और अब एक मुल्क पर हमला जो है वो 3 रुकन ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इससे पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन किस हद तक मजबूत हुई है, इसको प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अमरीका में असलहे के ज़खायर की कमी बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप ने जो वॉर में एक पॉज लिया या वॉर को मौखिर किया ईरान के साथ, उसकी एक वजह यही थी कि अमेरिका के पास अब उस तरह से जंग लड़ने के लिए ज़खायर मौजूद नहीं है असलहे के। इसको भी डिस्कस करेंगे। मज़ीद मुज़ाकरात के हवाले से जो बात हो रही है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब है, इस पर क्या पेशरफ्त हो सकी है, इस पर डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे नए सूबों पर बहुत बात हो रही है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुख्तलिफ राय है इस पर। पीपल्स पार्टी को कायल करना एक चैलेंज नज़र आ रहा है अभी अगर देखा जाए तो। मुराद अली शाह की भी रिसेंटली स्टेटमेंट आई, उनकी जानिब से भी कहा गया कि ये नए सूबे नहीं बनने चाहिए। तो अब नए सूबों को बनाने के हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से एक पेज पर आएंगी, इसको प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे मीर रज़ा कत्ल केस जो है वो नई पेचीदगियों का शिकार होता दिखाई दे रहा है। इसमें एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ये कत्ल है और दूसरी तरफ खुदकुशी से भी इसको लिंक किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मज़ीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन किस हद तक मुकम्मल की गई है, क्योंकि कब्र कुशाई से मुतालिक आज पेशरफ्त होनी थी वो भी मौखिर कर दी गई। उसके पीछे क्या वजूहात है ये जानने की कोशिश करेंगे। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या इंकशाफात हो सके हैं, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो गया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये जानने की कोशिश करेंगे। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहिदा होना। क्या समझते हैं पाकिस्तान को इसका क्या मज़ीद फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि तमाम शोबों में ताउन जो है वो उससे बढ़ाया जाएगा। तो इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में सबसे पहले तो हमें बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया और जैनब आपका, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बल्कि डेवलपमेंट भी है और बड़ी टाइमली भी है, क्योंकि अभी जंग बंद होने जा रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ट्रस्ट डेफिसिट है अरब मुल्कों के दरमियान, एक कंफर्ट लेवल वो नहीं है। तो आई थिंक आइडियल टाइम है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब आगे बढ़े हैं। उन्होंने एक ट्रायंगुलेशन में दुनिया के सामने पेश किया कि हम अपने अपनी कन्वर्जेंस के साथ आ रहे हैं, अपने अपने चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अपनी अपनी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली एक दूसरे के लिए पेश करेंगे कंट्रीब्यूशन के सेंस में। पाकिस्तान का मिलिट्री का जो एक्सपीरियंस है, बैटल टेस्टेड और कॉम्बैट प्रूवन, हमारा ना सिर्फ इक्विपमेंट है बल्कि हमारे पर्सनल भी बैटल टेस्टेड हैं, हमारे एयरमैन, सेलर, सोल्जर्स तो तमाम के तमाम अपनी स्ट्रेंथ लिए हुए हैं। तुर्की टेक्नोलॉजिकल बहुत एडवांस है, तुर्की के पास वेस्टर्न एक्सपोजर रहा है, सो मच सो कि उनकी पास टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन फाइटर जेट अपना बना रहे हैं, तकरीबन 270 के करीब F-16 दुनिया में तीसरे नंबर पर फ्लीट है उनके पास F-16 अमेरिका का, हमारे पास सिर्फ 75 है, उनके पास 270 के करीब है। तो इन चीज़ों में हमारी ऑगस्टा सबमरीन जो उन्होंने वो मॉडर्नाइजेशन अपलिफ्ट करने में हमारी मदद उन्होंने की है। फिर हमारी बाबर क्लास, हमारी जो कॉवेट है वहाँ मदद की। तो हमारा कोलैबोरेशन पाकिस्तान तुर्की का तो पहले भी चल रहा था मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर। लेकिन सऊदी अरब का एक और एडवांटेज है कि जहां फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे वो प्लग कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑयल रिच कंट्री है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। तो ये नेचुरल कन्वर्जेंस हुई है। मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि और मुल्क भी अपने अपनी स्ट्रेंथ, अपने अपने चैलेंजेस और अपने अपने रिसोर्सेज लेकर आएंगे इस मुआहदे में। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि 2 चीज़ें खास तौर पे आपसे मैं जानना चाहूँगा। एक, जैसे आपने आपके पहले सवाल के जवाब में एक बात की आखिर में, सऊदी अरब खलीज की सबसे बड़ी मुआशी ताकत, तुर्की अगर आप देखें तो नेटो की दूसरी बड़ी फौज, पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क। तो क्या आप समझते हैं सर कि अगर पाकिस्तान और तुर्की की ये जो डिफेंस इंडस्ट्री है, ये इनकी टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें और सऊदीया का पैसा साथ शामिल हो जाए तो ये तीनों मुल्क इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं? जी पार्शली इमरान साहब, मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया ना कि आप अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स लेकर आते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में कोई एक मुल्क हार्डली ये कह सकता है कि मेरे पास हर तरह की सलाहियत, रिसोर्सेज और स्किल या बैटल टेस्टेड ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो आप अपने अपने एडवांटेज के साथ आते हैं। बिल्कुल तीनों की आपने स्ट्रेंथ बिल्कुल ठीक बात की कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ है। जब हम आएंगे, कन्वर्ज करेंगे तो हम जाहिर एक वैक्यूम फिल करेंगे और एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बनेंगे और एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस देंगे कि अगर गॉड फॉरबिड उन पर हमला होता है किसी एक मुल्क पर तो हम कन्वर्ज करेंगे, बजाय इसके कि बाहर के मुल्कों पर डिपेंडेंट किया जाए, उनकी टेक्नोलॉजी पर इंसार किया जाए
और उनकी से उम्मीद लगाई जाए कि वो अपने कन्वर्जन छोड़कर कोई और आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है हमारी अपनी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ्स हैं। जैसे मैंने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान की भी बड़ी मदद की है अनमैन्ड एरियल व्हीकल में, ड्रोन्स में, लॉयटरिंग मुनीशन में। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बहुत ज़बरदस्त हद तक सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, हमारी अपनी सलाहियत हो चुकी है। लेकिन हमारा मच बियॉन्ड देन बाय एंड सेल वाला रिश्ता नहीं रहा, हमारा ट्रस्टेड पार्टनर का रहा है। इसमें जो खुशगवार जो इजाफा हुआ है वो सऊदी अरब का है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है जो कि जाहिर है हमारे दोनों मुल्कों के पास नहीं है, तुर्की और पाकिस्तान के पास। तो आई थिंक ये आइडियल एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि मिडिल ईस्ट की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है और फिर अमेरिका के जिस तरह से मिडिल ईस्ट में फौजी अड्डे भी हैं, आप क्या समझते हैं सर? एक तो ये कि मिडिल ईस्ट से भी ये खबरें जो हैं कि कुछ मज़ीद मुल्क भी इस मुआहदे में शामिल होना चाहते हैं, आप क्या देखते हैं कौन कौन से मुल्क इसमें शामिल हो सकते हैं? और फिर पाकिस्तान क्या आपको इस इत्तेहाद की सरबराही करते हुए मुस्तकबिल में नज़र आता है? देखिए, सरबराही का तो इस वक्त कहना थोड़ा जल्दी होगा, डिपेंड करेगा कि कौन सी कितनी चैलेंजेस के साथ आता है, कितनी कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूट करेगा सिग्निफिकेंटली, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये मैं कन्वर्जेंस तो नेचुरल देख रहा हूँ, क्योंकि इस खत्ते में हमने देखा कि ईरान के खिलाफ जो बमबारी हुई उसमें अमेरिका ने लीड किया, लेकिन इसराइल ने बहुत सपोर्ट किया। अभी भी आप देखिए इसराइल तमाशा बन के देख रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका के जो वेपन्स हैं वो डिप्लीट हों, अरब मुल्कों पर ईरान का खौफ जारी रहे। वो ये मुल्क अरब मुल्क इनसिक्योर होंगे तो वो किसको पुकारेंगे? जब वो अमेरिका को कहेंगे तो वो इजराइल की एश्योरेंस लेके देगा। तो ये ईरान को भी समझना चाहिए इस वक्त कि अगर ये मुल्क मिडल ईस्ट के ममालिक जो ब्रदर मुल्क हैं क्रॉस बॉर्डर, अगर वो इनसिक्योर रहे तो फिर एक वैक्यूम इजराइल के लिए क्रिएट होगा जो अमेरिका के थ्रू होगा। तो उससे कहीं बेहतर है कि ये तमाम खित्ते के ममालिक अपनी कन्वर्जेंस ढूंढे, अपनी डिपेंडेंसी ढूंढे, अपना कॉन्फिडेंस ढूंढे विद इन आवरसेल्फ। तो मुझे ये मानना है। अच्छा सर, आप क्योंकि माशाल्लाह खुद एयर कोमोडोर रहे हैं और अभी भी माशाल्लाह पढ़ाते भी हैं, इस चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र है। सर ये फरमाइएगा कि GF-17 थंडर जो है पूरी दुनिया की उस पर नज़रें और माशाल्लाह से उस जिस तरह से उसने अपनी कामयाबी के झंडे भी गाड़े हैं, तुर्किया की भी इसमें बड़ी दिलचस्पी है। आप समझते हैं कि मिडल ईस्ट से अगर ये ममालिक शामिल होते हैं और फंडिंग भी करते हैं तो पाकिस्तान इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकता है जो इन तमाम मुल्कों को भी फिर काम आएगी? देखिए, थंडर की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? वो ये एडवांटेज होती है किसी भी दुनिया में फाइटर तकरीबन 200 जो 192 के करीब ममालिक हैं, सिर्फ 10 मुल्क ऐसे हैं जो मिलिट्री जेट फाइटर बनाते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। और दुनिया की एक वाहिद एयरफोर्स है 192 मुल्कों में जिसने अपना फाइटर जेट बनाया, और वह पाकिस्तान एयरफोर्स। जब वो फाइटर जेट बन गया तो बनता कैसे है? एक नंबर 1 ये देखना होता है, जब कोई जहाज मुल्क खरीदना चाहता है तो उसकी सलाहियत देखता है, नंबर 1। नंबर 2 अफोर्डेबिलिटी देखता है। नंबर 3 रिलायबिलिटी देखता है उस मुल्क की। नंबर 4 ये वो देखता है कि बैटल टेस्टेड या कॉम्बैट प्रूवन है कि नहीं। ये चारों अफेयर्स में GF-17 अंडरस्टैंड करता है। बहुत सारे दुनिया के जहाज हैं आज तक बैटल में टेस्ट नहीं हुए, सिर्फ क्लेम है। बहुत सारे जहाज हैं जो अफोर्ड ही नहीं हो सकते और इतने महंगे हैं कि आप 4 खरीद सकते हैं GF-17 थंडर उसके बराबर में। तो ये सारा देखने के बाद एक नेचुरल चॉइस GF-17 थंडर बनता है ऐसे मुल्कों के लिए जो एक डिटरेंस क्रेडिबल चाहते हैं लेकिन अफोर्डेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं कि उतनी ज्यादा महंगी ना हो। तो आई थिंक GF-17 थंडर और खासतौर पर ब्लॉक 3 जो है अपग्रेडेड वर्जन है, मैं चंद दिन में उसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ताला अपने चैनल पर। वो बहुत क्रेडिबल डिटरेंस है, ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्मेशन है एट अ वेरी लो कॉस्ट एज कंपेयर टू मॉडर्न यूरोप के जो जेट फाइटर्स हैं, एंड जैसे मैंने कहा बैटल टेस्टेड और क्रेडिबल रिलायबल सप्लाई चेन जो कि पाकिस्तान की है। तो आने वाले वक्तों में मैं सिर्फ इसका नहीं देख रहा, और बड़ी डोमेन में देख सकता हूं जो शायद अभी कबल वक्त हो चिश्ती साहब, आने वाले वक्तों में शायद हम बहुत सारी डोमेन में काम भी कर रहे होंगे और बेहतर अंदाज में कर रहे होंगे। जिस तरह से अभी ये मुआहिदा है और तीनों ममालिक हर एतबार से एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे, जिस तरह से अभी आपने बात भी की कि सऊदी अरब ज़ाहिर है फाइनेंशियल जो चैलेंजेस है पाकिस्तान को उसमें हेल्प आउट कर सकता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 15 साल की मुद्दत के लिए $6.7 अरब की रियायती तेल फाइनेंसिंग की सहूलत हासिल करने के लिए दरख्वास्त की थी, जिसका मकसद मशरक़ वुस्ता में बढ़ते हुए तनाज़ात के बायस तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। इस पर बताइएगा कि अब इस मुआहिदे के बाद क्या लगता है आपको, ये दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो सकती है? देखिए, हमें तो उस चैलेंज से निकलने की कोशिश करनी चाहिए कि हम सऊदी अरब पर सिर्फ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ना डालें कि वही हमें रेस्क्यू करें। लॉन्ग टर्म में हमें इससे निकलना भी पड़ेगा ताकि हम अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का भी ध्यान रख सकें। हमने जोग्राफियाई सॉवरेनिटी का पिछले साल रखा था, लेकिन जब आप डिपेंडेंट होते हैं IMF पर, आप दूसरे मुल्कों पर बेल आउट पर, कोई रोल ओवर पर, कोई हमारा कर्जा उतार दे, तो मेरा ख्याल है एज अ सॉवरेन नेशन हमें उससे भी निकलना पड़ेगा
और सऊदी अरब को हमें ये पावर नहीं कराने की जरूरत कि हमारा क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो इसलिए हम कन्वर्ट किए हैं, हमने मेरिट पे किया है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा कि हर मुल्क अपने अपने चैलेंजेस लेकर आता है, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर भी आता है। तो हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी है, जबकि चैलेंजेस भी हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम प्लग कर लेंगे उनको। अच्छा चिश्ती साहब, आखिरी सवाल सिर्फ आपसे, मुझे पता है कि आपने अगले प्रोग्राम में भी जाना है सर, जल्दी से ये बता दें सर कि तुर्किया का जो 5वीं जनरेशन का त्यारा है, जंगी त्यारा कौन, तुर्किया की दिफाई खुद इंहिसारी का ये अहम मनसूबा, और पाकिस्तान इसकी तैयारी में बड़ी दिलचस्पी रखता है, और ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान तुर्किया की मदद से ड्रोन की फैक्ट्री भी एक यहाँ पे पाकिस्तान में लगाने जा रहा है। क्या सर आप क्या समझते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा हमारे दिफा को? देखिए, जो टेक्नोलॉजी आप हासिल कोई भी करें, और खासतौर पे 5th जनरेशन अमेरिका जो तुर्की ने हासिल की है और वो कर भी रहा है, वो म्यूचुअली सपोर्टिव होती है। जैसे ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल में तुर्की ने हमारी बड़ी मदद की, तो अभी मैं प्रिडिक्ट या कोई एस्टिमेट तो नहीं कर सकता कि तुर्की हमारी कितनी मदद करेगा और हम कितने डिपेंडेंट होंगे, लेकिन आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है हमारी ऑलरेडी खुद सारी बहुत ज़्यादा हद तक हो चुकी है, हम इंडिपेंडेंट हैं। मैं उस तफसील में फिर नहीं जा सकता, एक तो टाइम की वजह से, सम कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, कि हम कित काबिल हो चुके हैं। तो मुल्क को प्राउड होना चाहिए कि हम हमारी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है ड्रोन टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंसी जो है दूसरे मुल्कों को। बिल्कुल, इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन जो है वो मजबूत हुई है। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान साहब, इस पर आपसे भी जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमने प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस भी किया है और इस पर भी बात होती रही कि शायद तुर्किया शामिल होने जा रहा है, और आज तुर्किया भी इस मुआहदे का हिस्सा बन चुका है। क्या लगता है इसकी इंपॉर्टेंस पर आप क्या कहेंगे? और ये भी बाखबर आ रही है कि कतर और मिस्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं इन फ्यूचर, इस बारे में बताइएगा। देखिए ज़ैनब, सीधी सी बात है, अभी खालिद चिश्ती साहब जैसे फरमा रहे थे कि अभी उन मुल्कों के नाम तो जाहिर नहीं किए जा सकते, लेकिन बहुत सारे मुल्क हैं जो इसमें मज़ीद शामिल होना चाहते हैं और होंगे। और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट ने, देखिए ईरान और अमेरिका की जंग ने एक दफ़ा इन तमाम खलीजी ममालिक को उस दहाने पे ला खड़ा किया है कि ये सब अपने डिफेंस को लेके बड़े परेशान हैं। उन्होंने इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया कि अमेरिका बहादुर उनका दिफा नहीं कर सकता, और अमेरिका तो अपने जो फौजी अड्डे हैं उनके पे जो ईरान ने हमले किए और जिस तरह से वहाँ ईरान अमेरिका की सुबकी हुई, उसके बाद अब जो है इन ममालिक की आंखें भी अगर आप देखें तो खुल चुकी हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान और तुर्किया दो ऐसे मुल्क हैं जिनके पास फौज भी, प्रोफेशनल फौज है, और उसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्री भी इनकी अपनी बड़ी अच्छी है, और फिर ये कि आजमूदा है। लिहाजा पाकिस्तान जो है क्योंकि एक एटमी ताकत भी है, तो मुझे तो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, आप देखेंगे फ्यूचर में कि इन तमाम ममालिक को जो भी इस इत्तेहाद में शामिल होंगे उनको लीड भी करेगा, उनकी रहनुमाई भी करेगा, उनके जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको ट्रेंड भी करेगा, और बहुत सारा जो इसका पाकिस्तान का आप रोल देखें। अच्छा इमरान साहब, मैंने चिश्ती साहब से भी यही बात की थी कि ऑयल फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त दी थी सऊदी अरब को, इस पर भी बताइएगा क्या लगता है आपको कि अब दरख्वास्त मंजूर होने के इम्कान जो हैं? देखिए, इस मुआहदे के साथ उसको बराह रास्त जोड़ना तो शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनका दौरा जो है पाकिस्तान मुतवक्को है। जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक दो चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें, और फिर अब सऊदीया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अच्छा। और दूसरा एक ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए खुशखबरी है कि लाखों पाकिस्तानी जो हैं उनको सऊदीया में नौकरियाँ जो हैं वो मिलने जा रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ऑयल भी मिलेगा, उसके अलावा ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान को वो मुश्किल से निकालने के लिए, पाकिस्तान की मीशत को सहारा देने के लिए सऊदीया से ये भी बात चल रही है कि वो हमें 1% पे जो है वो कुछ ऐसा कर्ज भी दे दे कि हम जिससे IMF के दबाव से निकल आए, IMF के चुंगल से निकल आए, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, खुशाइंद है कि मोहम्मद बिन सलमान भी यकीनन पाकिस्तान आएंगे आने वाले टाइम में। अच्छा मुझे ये बताइएगा, 14 अगस्त को भी सुनने में आ रहा है कुछ कि कुछ बड़ा होने वाला है, उस बारे में आपके वाकिफ़ान हाल क्या कहते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो? देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं 14 अगस्त को जो अभी पाइपलाइन में। अच्छा। कुछ जिस तरह से अभी चिश्ती साहब भी फरमा रहे थे, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिक्योरिटी
रिस्क भी होते हैं, कुछ ऐसे मामला होते हैं जिस पे ख़ास तौर पे जब दूसरे ममालिक में जो है उनमें इन्वॉल्व हों, तो फिर हुकूमत की तरफ से भी, इदारों की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें जो हैं फौरी तौर पे या बहुत जल्दी जाहिर नहीं की जाती। तो मैं भी समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार मीडिया जो है उसको भी इसमें अपना किरदार इस तरह से अदा करना चाहिए कि जो चीज़ें जब तक कन्फर्म ना हो हमें उस पर ज़्यादा गुफ्तगू से परहेज़ करना अच्छा इमरान साहब, तुर्किया टेक्नोलॉजी के अतबार से बहुत आगे है और यकीनन अब पाकिस्तान को इस तरह से भी फ़ायदा मिल सकता है तुर्किया से। सऊदी अरब ज़ाहिर है एक अमीर मुल्क है, पाकिस्तान को उस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। तो क्या लगता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपको कितना रोशन होता दिखाई दे रहा है? अभी आपने जिक्र भी किया कि पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में नौकरियाँ या रोज़गार मिलने जा रहा है। देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आप देखेंगी जो पाकिस्तान ने मार के हक़ में जो कामयाबी थी ना, पाकिस्तान जो है उसको बहुत फ़ायदा हुआ उस कामयाबी से। अच्छा। आपने देखा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज तब्दील हो गया, और सिर्फ खलीजी ममालिक के सामने नहीं। आप देखें अमेरिका बहादुर, प्रेसिडेंट ट्रंप भी पाकिस्तान की तारीफ़ें नहीं करते, नहीं थकते। उसके बाद ईरान और अमेरिका की जो जंग हुई उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इस पे एक इंतहाई समझदारी के साथ इतना बेहतरीन रोल प्ले किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे इस्लामाबाद अकॉर्ड हो, पाकिस्तान जो है अमेरिका और ईरान को साथ ला के बिठा दे और ये सारी चीज़ें इस तरह से। तो पाकिस्तान ने अल्लाह की रहमत से अपने आप को मनवाया है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ हों, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हों, इन्होंने जितनी भी मेहनत की उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो अब मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में जो हालात है और पाकिस्तान की जो अहमियत बनी है उसमें समझ लें कि पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई है। अच्छा। पाकिस्तान जो है उसकी मईशत अब जो है वो चेंज होने वाली है। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर गुजरते दिन के साथ इंशाअल्लाह ताला तरक्की की नई मंजिल की तरफ। बिल्कुल, ना सिर्फ दिफाई लिहाज से, तिजारती लिहाज से भी पाकिस्तान को यकीनन फ़ायदा होगा। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा थोड़ा सा हम ईरान अमेरिका वॉर से मुतालिक भी बात कर लेते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, ये भी बात की जा रही है कि मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब हैं। अच्छा, इसमें ये एक इंकशाफ किया गया है कि अमेरिका के पास जो थे जंगी हथियार जो थे वो काफ़ी ज़खायर जो थे कम हो गए थे, और ये एक वजह बताई जा रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉज लिया इस वॉर में, और अमेरिकी सदर चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ। आप भी यही समझते हैं कि यही एक बड़ी वजह हो सकती है इस जंग को मौखर करने की? ये भी एक बुनियादी वजह है। और देखें, मैं या आप या कोई नहीं कहते, खुद उनके जो जनरल एलेक्स हैं उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये तस्लीम किया, और उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर मज़ीद कोई सूरत हाल हुई तो हम अमेरिका और इसराइल दोनों का दिफा नहीं कर सकेंगे, हमें अमेरिका का दिफा जो है उसी पे इक्तफा करना पड़ेगा। ट्रंप तो तरदीद कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं कुछ। नहीं, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप का तो आपको पता है, उनकी तरदीद हो तस्दीक हो, वो तो आपको अक्सर जो है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप सुबह कुछ और करते हैं, रात को सोते हैं, उन्हें ख्वाब में कुछ और आता है, वो दूसरी गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। उनका टेम्परामेंट किसी और तरह का है। लेकिन देखें, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनकी बात में किसी और तरह का वजन होता है। तो ये बात तो तय है कि ईरान ने अमेरिका जो डेंट डाला है, और जो आपने मुआहदा भी पहले जो MOU भी साइन हुआ था, उसमें भी देखें दुनिया चीख चीख के कह रही थी कि जो बाजी ईरान की तरफ है। अब भी अमेरिका जो है वो ईरान से ज़्यादा जल्दी इस मुआहदे को करना चाहता है। बिल्कुल, ईरान इस वक्त यकीनन ताकतवर कुव्वत बनकर सामने आया है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आईनी तरामीम या रेफरेंडम, नए सूबों के क़याम के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, मुल्क में इन दिनों नए सूबों के बनने के हवाले से बात हो रही है। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की जानिब से मुख्तलिफ नैरेटिव भी पेश किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इंतज़ामी मामलात को बेहतर बनाने के लिए सूबों में मौजूद जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करने के लिए नए सूबे बनना जो है वो निहायत ज़रूरी है। इस सारे मामले को हम डिस्कस करते हैं। मोहम्मद अली दुरानी, सीनियर सियासतदान, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपके वक्त का। क्या समझते हैं आपके नए सूबे बनने चाहिए, इनकी नौयत क्या होगी? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च आएगा, काफ़ी ज़्यादा बजट लग सकता है। तो क्या लगता है आपको, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं नए सूबों के, और किस तरह से बनेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पाकिस्तान में नए सूबों की बात 2008 में मैंने ही शुरू की थी, और उसके बाद इसका जितना
स्टडी थी बेसिक, वो मैंने खुद की थी। तकरीबन 4000 से ज़्यादा रिपोर्ट्स थी जो मैंने पढ़ी थी पूरी दुनिया की। और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि जो साइज होता है प्रोविंस का, उसका बड़ा होना जो है वो पर कैपिटा कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस को बढ़ा देता है। और दूसरी बात यह है कि जिन मुल्कों ने तजर्बात किए हैं नए सूबे बनाने के, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि नए सूबों की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, गवर्नेंस की क्वालिटी इंप्रूव होती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, और हुकूमत का जो सिस्टम है वो आम आदमी से करीब आ जाता है, और जो गवर्नमेंटल डिलीवरीज होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं, लॉ और जो जस्टिस का सिस्टम है वो इम्प्रूव कर जाता है। तो ये इन सारों की बुनियाद के ऊपर हमने ये डिमांड भी की थी। और ये डिमांड डेफिनेटली कोई थंब रूल के तहत सूबे नहीं बनते दुनिया में, ना ही बनने चाहिए। तो सूबे बनाने का जो तमाम फैक्टर्स होते हैं, समाजी फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, गवर्नेंस फैक्टर्स होते हैं, इन सबको देख के सूबों के बारे में दुरानी साहब गुजारिश ये है कि मेरी तो ज़ाती तौर पे भी आपसे 2008 से ही इस मौजू पे बातें मुख्तलिफ होती रही हैं, और मैं जानता हूँ कि माशाल्लाह से आपने इस पे कितना काम किया। सर, मैं उस पूरे एक्सपीरियंस की रोशनी में आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जितनी मर्ज़ी रिसर्च हो, जो मर्ज़ी हो, असल में जब बड़े बैठते हैं तो वही उन्हीं बैठकों में फ़ैसले होते हैं। अब भी सर ये जो ख़बरें हैं कि लाहौर में 3 बड़ों की जो बैठक हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ डिस्कस हुई, बहुत सारे ऑप्शन भी तय हुए कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, और कहा यह जा रहा है सर कि इस मीटिंग में एक बात तो क्लियर कर दी गई कि ये बात अब तय है कि नए सूबे बन के रहेंगे। आप सर इस बैठक के हवाले से भी और फिर जो सियासतदानों का मजमूई रवैया है उस पर भी ज़रा रोशनी डालें, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? देखिए जी, मैं अब आपको इसके बारे में ये बताऊं कि इस वक्त का जो हमारा निज़ाम है, पूरी गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो लग रहा है। इसके अंदर हुक्मरान तो हैं, अवाम नहीं। मतलब जो हुकूमत का जो पहिया चलता है, हुकूमत की जो गाड़ी चलती है वो 2 पहियों पे चलती है, इसका 1 पहिया है। और ये आज से नहीं है, ये मतलब 73 से भी यही है और 47 से भी यही है कि हमने कभी भी अवाम को इक़्तिदार के प्रोसेस में शरीक नहीं किया। हत्ता कि अगर आप 18वीं तरमीम के बाद देखें तो फिर तो अवाम को वसाइल में भी हमने शरीक नहीं किया, उसके बावजूद कि हमने सूबों के वसाइल बढ़ा दिए, लेकिन हमने अवाम को उन वसाइल में शरीक नहीं किया। और लेटेस्ट जो इस वक्त पाकिस्तान को झटका लगा है, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है, और जो IMF ने भी जितनी स्टडीज की हैं, कि पाकिस्तान का जो मौजूदा गवर्नेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान को किसी भी सूरत में आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसमें अवाम पार्टी नहीं है, अवाम की तरक्की पार्टी नहीं है, और अवाम के जो सोर्सेज जो हैं वो अवाम तक पहुंचे नहीं है। अब इस कैफियत के अंदर अगर हुकूमत ने और हुकूमती इदारों ने ये फैसला करना है कि मुल्क को इस मुआशी ब्लैक होल से निकालना है, तो उसके लिए 2 काम तो उन्हें करने पड़ेंगे। एक, नए सूबे बनाने पड़ेंगे, और दूसरा जो है लोकल बॉडीज का निज़ाम जो है वो लागू करना पड़ेगा उसी फार्मूले पे जिसका आपसे और मेरी बड़ी दफा डिस्कशन भी हो चुकी है कि सूबाई, कौमी और बल्दियाती इदारों के इंतखाबात बैक वक्त एक ही मुद्दत के लिए एक ही कानून के तहत किए जाएं। ये एक फार्मूला हो गया। इसके बाद आप आगे आप सूबों की बात, अच्छा सर, सूबों की बात जी आप अच्छा सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने ये बात की, अब मोहसिन नकवी साहब की बहुत सारी बातें हैं जो जिन पे आपकी राय जानना सर बड़ी ज़रूरी है। एक तो मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन जो कहा कि सिस्टम फेल हो चुका है, लेकिन साथ ही उन्होंने अगले रोज़ ये भी कह दिया कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये सिस्टम इन 3 सालों में फेल हुआ है, सिस्टम तो बड़ी देर से फेल है, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सर एक तो ये मामला कि मोहसिन नकवी साहब की पूरी गुफ्तगू को आप किस अंदाज में देखते हैं? दूसरा सर ये फरमाइएगा
कि आवाम को अगर इस पूरे मामले में शामिल नहीं किया जाता, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में नए सूबों के हवाले से कोई रेफरेंडम भी करवाया जा सकता है ताकि आवाम खुद इस बारे में राय दें? लेकिन इस पे आखिरी बात ये सर कि वो रेफरेंडम जनरल ज़िया वाला रेफरेंडम तो नहीं होगा। देखें जी, मैं जहाँ तक मोहसिन साहब का बयान है, उन्होंने एक राय दी और उसके जो उन्होंने सोल्यूशन भी दिया थोड़ा सा सिंपलिस्टिक था वो, मतलब सादगी के साथ जी इतने सूबे ड्राइंग बोर्ड पे नहीं बना करते, सूबे जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ बनने चाहिए। और जिन 3 सूबों का इस वक्त कंसेंसस मौजूद है वो उन 2 का तो मैंने खुद कैंपेन चलाई है और उसके बाद तमाम पार्टीज मजबूर हो गई कि वो सूबे बनाएं। और इस दफा मैं एक बात बता दूं, अगर सूबे बनने का अमल शुरू हो गया एक दफा, 3 से भी क्यों ना हुआ, उसके बाद ये अमल रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके फवायद इतने ज्यादा हैं कि अवाम अपनी पार्टियों को कंपेल कर देंगी कि वो ये सूबे बनाएं। दूसरी बात जो है, जो कि इसमें इम्पोर्टेंट है, कि जो आपने इनके बयानात और ये सिस्टम तो वो फेल होता है जो हो, ये सिस्टम तो है ही नहीं। मैं इस चीज के बारे में बड़ी से बड़ी डायलॉग डिस्कशन में भी प्रूफ कर सकता हूँ कि मौजूदा सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसमें अवाम हिस्सेदार ना हो। दुनिया पूरी ये कह रही है वो निज़ाम नहीं होता। आप ये देखें कि 55% आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पैसे बलदियाती इदारों के सूबों को दे दिए, लेकिन सूबों ने वो चीफ मिनिस्टर से नीचे जाने ही नहीं दिए। और मैंने 18वीं तरमीम के वक्त भी मुखालफत की थी और 18वीं तरमीम को अकेले मेंबर ने दस्तखत इसलिए नहीं किए थे कि मुझे ये नजर आ रहा था। और आज आप ये देख लें कि खरबों रुपए का डाका पड़ चुका है आवाम के वसाइल के ऊपर। और पाकिस्तान के गरीब होने की वजह भी ये है कि पैसे आवाम तक नहीं पहुंचते। जिस तरह से बिल्कुल ठीक बात है, जिस तरह से बात की जा रही है कि नए सूबे बनना इस वक्त की अहम ज़रूरत है, जिस तरह से आपने पहले भी बात की कि बनने चाहिए सूबे, लेकिन आपको क्या लगता है पॉलिटिकल प्रोसेस की आप बात करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए? आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ होंगे और नए सूबे बन सकेंगे? क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने भी ये बात कही है कि सिंध में मजीद सूबे नहीं बन सकते। तो क्या लगता है आपको, क्या हो सकेगा अगर पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं बैठेंगी और इस मामले में आपको लगता है कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया। पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर सूबों को बनाना जायज, मैं ये समझता हूँ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या आवाम के बगैर पॉलिटिकल पार्टी रह सकती हैं? इस वक्त तो वैसे ही उनका बुरा हाल है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि भावलपुर में कोई पार्टी चली जाए और वो वहां खड़े होकर सूबों के खिलाफ बात करते, पीपल्स पार्टी और कानूनों को नहीं कर सकते, जनूबी पंजाब में नहीं कर सकते, हजारा में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एक पॉलिटिकल प्रोसेस हो चुका हुआ है। अब अगर यही प्रोसेस कल शिकारपुर में हो गया, जो कि मुझे नजर आ रहा है पोटेंशियल है वहां पे, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी भी वहां पे खड़ी होकर सूबे की मुखालफत नहीं कर सकेगी। आज वो कराची में शायद कर सकती हो, लेकिन शिकारपुर में नहीं कर सकेगी। इसलिए ये जो डिस्कशन शुरू हुई है, इसकी खूबसूरती ये है कि ये डिस्कशन अवाम में आगाही पैदा कर रही है कि जरूरी नहीं है कि हम दो खानदानों के गुलाम बन गए हैं तो हमेशा हम उनके गुलाम ही रहेंगे और सारे वसाइल उनके पास चले जाते हैं तो उनके पास ही रहेंगे। इसलिए ये जब अवाम के अंदर ये शऊर आगाही पैदा होगी, और जो डिस्कशन अभी आप कर रहे हैं ये आम आदमी के इंटरेस्ट, आज आप सर्वे करा के देख लें, 60% से ज्यादा मैंने यूथ से बात की है। वो तो टेक्निक अभी तो लोग दूसरे फिगर दे रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान के 70% अवाम कहेंगे कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, क्योंकि उससे उनके इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। हाँ, इंतजामी सेक्रेटरीट वगैरह इनसे कुछ नहीं होगा। सूबा उस वक्त सूबा होगा जब सूबे का अख्तियार अवाम के करीब आ जाएगा। इन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाया, उसकी वजह से अवाम उस इलाके के मजीद मुश्किलात में चले गए। अच्छा, जो काम लाख रुपए दुरानी साहब, गुजारिश ये है कि मेरा सवाल फिर आपसे वही है कि क्या आप समझते हैं कि रेफरेंडम जो है वो करवाया जा सकता है, और अगर करवाया जाएगा तो क्या वो साफ शफाफ होगा या जनरल ज़ियाउल हक जैसा रेफरेंडम होगा? नंबर 1। नंबर 2 सर, सर आखिरी बात, और हमारे वाकफान हाल जो हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे प्रोसेस में अभी तक पीपल्स पार्टी को इसलिए भी नहीं छेड़ा जा रहा
कि वो हल्के जिन्होंने ये तय कर लिया है कि सूबे बनेंगे, वो जरदारी साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप रेलिवेंट हों या इररेलिवेंट, सूबे अब बनकर ही रहेंगे। जी सर। देखिए, मैं तो पहली बात तो ये समझता हूँ कि इस इश्यू के ऊपर शायद रेफरेंडम की जरूरत ही ना पड़े और पढ़नी भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो प्रोसेस है जो खुद आवाम के दिलों का है। लेकिन देखें, ये अभी एक डायलॉग डिस्कशन शुरू हुई है, तो डिस्कशन ये डिमांड कर रही है कि आप जो जिस खित्ते के अवाम चाहते हैं कि उनका सूबा बने, पंजाब वाले चाहते हैं कि उनके 2 नए सूबे बने, तो पंजाब में बनाए ना। केपीके वाले चाहते हैं उनका सूबा बने, बनाए। जब ये बन जाएंगे तो किसी रेफरेंडम की जरूरत नहीं होगी। ये तो खुद रेफरेंडम हो चुका है, यूनैनिमसली पूरा पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान की पार्टियां कह चुकी हुई है कि ये सूबे बनने चाहिए तीनों। जिस दिन ये सूबे बनने शुरू हो गए उस दिन रेफरेंडम का सवाल ही खत्म हो जाएगा। फिर कल को खड़ा होके कोई शिकारपुर में कहेगा कि सूबा बनना चाहिए, तो फिर कर लेना शिकारपुर में, अभी आओ बहावलपुर में कर लो रेफरेंडम, तो पता चल जाएगा कि कौन है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर रेफरेंडम होना भी हुआ तो उसका तरीका ये होना चाहिए कि जिस खित्ते को सूबा बनने की डिमांड हो उस खित्ते में रेफरेंडम कराया जाए। पूरे मुल्क का रेफरेंडम, भावलपुर के रेफरेंडम को का कराची से क्या ताल्लुक? इसलिए रेफरेंडम जो है बुनियादी तौर पे अवाम की राय का इजहार होता है। इसको किसी गलत तरीके पे करना, जैसे माजी के रेफरेंडम होते रहे ठप्पो वाले, अगर उस तरीके से कोई रेफरेंडम करेंगे तो वो पाकिस्तान को भी नुकसान देगा और कॉज को भी नुकसान देगा। लेकिन जो इस वक्त पार्टियां पावर में है, खा वो पीपल्स पार्टी हो, कानून हो, इनके अंदर अब प्रॉब्लम यह है कि इतनी जान ही नहीं है कि ये किसी को रेजिस्ट कर सके। मेरा तो ख्याल है कि ये तो ढोल बजाती हुई खुद आगे होंगी, लेकिन सिंध में डेफिनेटली पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी। रेफरेंडम के बगैर बन सकते हैं सूबे, बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। अभी वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे नौजवान मीर अली रज़ा को कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की, मुअम्मा हल होने के करीब, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मीर अली रज़ा कत्ल केस से मुतालिक मुख्तलिफ इंकशाफात किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई सवालात जन्म ले रहे हैं और कब्र कुशाई से मुतालिक भी खबरें आ रही थी जो ये कहा जा रहा है कब्र कुशाई भी मौखर कर दी गई है। इस सारे मामले को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा बाबर सलीम सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी मौजूद हैं और मीर हुसैन जो वालिद हैं मीर अली रज़ा के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे मीर हुसैन साहब का। मीर हुसैन साहब, बताइएगा इस बारे में अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकी है, क्योंकि हमने देखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे थे, कब्र कुशाई भी मौखर की गई है, क्या वजूहात रहीं, और इस बारे में प्लीज़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हमें बताइएगा। देखिए जी, जब पहले तहफ़्फ़ुज़ात थे तो हमें बोला गया, मीडिया के थ्रू भी AIG साहब का ने कहा कि भाई इसकी दोबारा जब रिपोर्ट में इतने प्रॉब्लम्स आई हैं, साहबा ने जो है सर्जन, पुलिस सर्जन ने, उन्होंने कहा 14 निकात थे, उन्होंने पॉइंट्स उठाए। तो हमने भी यही बोला कि जब इतनी बातें हो रही हैं तो हम एक दिल पे पत्थर रखें और एक बार दोबारा से अपने बच्चे को तकलीफ दें। इतनी तशद्दुदशुदा लाश थी उसकी, हम दोबारा उसको तकलीफ दें। तो हम कल कोर्ट चले गए। अब जब कोर्ट चले गए तो एज पर कोर्ट ऑर्डर उन्होंने आगे पुलिस सर्जन को कहा, उन्होंने उसकी टीम बनाई। टीम बनाने के बाद हमें लेटर इशू हो गया। अब हम घर पर आकर हमने अपने जो पढ़ना है रजा के लिए, उसको तकलीफ ना हो, अल्लाह पाक उनको उसकी लिए जो है ना उस तकलीफ के लिए हमें माफ़ करे, मगर जस्टिस के लिए हमने ये जाना था। सर, रात के अंधेरे में हमें सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए कि जब हम अननोन लोगों को हमको एक लेटर दिया गया, उसमें 8 लोगों का बताया गया, हमने एग्री किया, हमने इत्माद किया, और उसके बाद हम रात 12 बजे या 12:30 बजे हमें एक लेटर आता है, मतलब टीवी पे पता लगता है कि ये चीज़ उनको जी टोटल मना करके 5 नए लोग कर दिए गए, 4 आउट ऑफ कराची और 1 कराची से, और लेटर हैदराबाद का था। सर, हमें कशमकश शुरू हो गई ना कि रात के अंधेरे में क्या जरूरत पेश आई, इसमें क्यों बीच में कौन कूदा, अच्छा मीर साहब बचाने के लिए कूदा। अच्छा मीर साहब ये जो आप कह रहे हैं, आपका मौक़िफ़ है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, तो किसको बचाने की कोशिश हो रही है सर? सर, ये तो हमें नहीं पता ना। हम तो इस बात की कर रहे हैं कि हमें जो लेटर मिला ना दोपहर में,
हम बस उसके ऊपर हैं। अब जब वो एक चीज प्रोसेस में जा रही थी, उसको जाने देते, पोस्टमार्टम होने देते। ठीक है, बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने वक्त दिया। तो अब बाबर सलीम साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि आपने मीर हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी, जो कि मकतूल के वालिद हैं। आप एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपका इस पूरे केस के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है, क्या एनालिसिस है, वो ज़रा हमारे नाजरीन से शेयर कर दें पहले। इमरान साहब, मैं बस मुख्तसरन ये कह सकता हूँ कि इस केस में पुलिस की रिवायती सुस्ती ने कई सवालात को जन्म दिए और उसके बाद कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की जानिब से प्रोटोकॉल्स को, SOPs को फॉलो ना करने ने जो है वो एक तनाज़ा खड़ा कर दिया। अगर पुलिस की रिवायती सुस्ती इस केस में नहीं होती, पुलिस अपना काम जो उसकी ड्यू इन्वेस्टिगेशन है उसको सही से करती और डॉक्टर सुमैया वो अगर ड्यू प्रोसेस SOPs को फॉलो करती और किसी निजी टीवी के बजाय तहरीरी तौर पर पुलिस को और मुतल्लिका हुक्काम को आगाह करती कि पोस्टमार्टम में नकाइस हैं, तो आज जो खबर कुशाई नहीं हो सकी उसमें बहुत फ़र्क होता। फिर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर दूं, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली कोर्ट ऑर्डर है क्या। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बल्कि उर्दू में बता देता हूं। इसमें कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं वो ये दी हैं कि इट इज़ द ऑर्डर टू पुलिस सर्जन एंड सेक्रेटरी हेल्थ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिको लीगल बोर्ड फॉर एक्सह्यूमेशन ऑफ डेड बॉडी SHO PS फिरोज़ाबाद, यानी कि मीर रज़ा साहब की, मरहूम की, मकतूल की जो बॉडी है उसकी एक्सह्यूमेशन के लिए। जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो किधर गायब हैं? क्या उन तक ये ऑर्डर पहुंचाया गया? ये बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया है और मतलब हम भी ये चाहते हैं कि इस बच्चे के साथ इंसाफ हो। अगर ये कत्ल है तो पुलिस और मेडिकल टीम्स जो हैं वो इसको डिक्लेयर करें कि ये मर्डर है और फिर कातिल को पकड़ा जाए। और जिस तरह पुलिस मुसलसल जो है वो तासुर दे रही है कि ये खुदकशी है, तो फिर उसको भी क्लियर होना चाहिए और पुलिस जो है वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश करे। अच्छा बाबर, आपको कितने इम्कानात नजर आते हैं? आपको कितने इम्कानात नजर आते हैं खुदकुशी की बात की? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज था और ये वजह हो सकती है कि वो खुदकुशी वाला मामला भी हो सकता है। आपको क्या लगता है किस हद तक, अभी क्योंकि आप इस केस को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, आपको लगता है कि खुदकुशी वाला मामला भी हो सकता है? देखिए, ये स्टोरी मेरी थी, मैंने इसको ब्रेक किया था कि कई लोगों का जो कर्जा है वो मीर रज़ा पर है और उन्होंने कई लोगों से पैसे इन्वेस्ट करा रखे हैं। खुदकशी या कत्ल को मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, कोई सिविलियन नहीं डिक्लेयर कर सकता। ये काम है पुलिस का और मेडिकल बोर्ड में शामिल लोगों का या मेडिकल टीम्स का कि वो डिक्लेयर करें कि ये कत्ल हुआ है या खुदकशी हुई है। मैं ये अगर हम अपने नाजरीन को बिल्कुल क्लियर बात बताएं तो देखिए, इसमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों तरफ से गलतियां की गई हैं, पुलिस की साइड से भी और फिर जो पुलिस सर्जन है उनकी साइड से भी। 2 दिन तक बकौल एडिशनल आईजी कराची के कि जब पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम किया पुलिस सर्जन के सबऑर्डिनेट डॉक्टर उसामा ने, 2 दिन तक रिपोर्ट एडिशनल आईजी कराची कहते हैं कि डॉक्टर सुमैया के पास मौजूद थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने नकाइस की निशानदेही की, उन्होंने पुलिस को नहीं बताया। 2 दिन बाद उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर बैठ के अनाउंस कर दिया। तो इसमें जो SOPs हैं, जो प्रॉपर तरीका है, वो क्यों फॉलो नहीं किया गया, एक सवाल ये बनता है। फिर दूसरी बात ये है कि जब फैमिली ये कह रही है कि डॉक्टर सुमैया की सरबराही में बनाएं आप मेडिकल बोर्ड और कोर्ट उसकी इजाजत देता है, तो फिर सेक्रेटरी सेहत को भी डायरेक्शन गई थी। ये अगर इस तरह हो जाता कि सेक्रेटरी सेहत कोर्ट ऑर्डर्स की बुनियाद पर डॉक्टर सुमैया को सरबराह बना के डॉक्टर सुमैया के नीचे लोगों को शामिल करके टीम बना के पोस्टमार्टम की इजाजत दे देते दोबारा, तो फिर शायद इतना तनाज़ा ना खड़ा होता। अब सिंध हुकूमत जरा नाजुक है। बाबर, जी इमरान साहब, ये बताइएगा कि आप अब क्या समझते हैं कि कब तक कबल कुशाई हो जाएगी और दोबारा पोस्टमार्टम होगा, और क्या इससे वाकई ही चीज़ें क्लियर होंगी या मज़ीद उलझन पैदा होगी?
इमरान साहब, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि उन वालिदैन को जिनका बच्चा था उनको मुतमईन किया जाए, उनको तसल्ली हो कि जो लोग इस केस पर काम कर रहे हैं वो उन तक सही नताइज पहुंचाएंगे। अब बड़ा क्लियर है हुसैन साहब का मौक़िफ़। वो सुबह हम गए जब तो उन्होंने तब भी ये बात की कि हम किसी बोर्ड को तस्लीम नहीं करेंगे सिवाय उस मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर सुमैया की सरबराही में डॉक्टर सुमैया ने खुद बनाया है कोर्ट डायरेक्शंस के ऊपर। दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट है, वो कहती है कि भाई हमारा सेक्रेटरी सेहत भी मौजूद है, उसको भी डायरेक्शंस थी, उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ और डॉक्टर सुमैया ने मुबैना तौर पर आज खुद कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जो है 8 रुकनी बोर्ड बनाया है। तो होना ये चाहिए कि हुकूमत बजाय अनापरस्ती का शिकार होने के या इदारे बगैर किसी रिफ्ट में आए फैमिली को तसल्ली दें, फैमिली के कहने पर होने दे पोस्टमार्टम। आईजी सिंध तो कह चुके हैं ना कि जी हम केस को सॉल्व कर चुके हैं, ट्रेस आउट कर लिया, फिर परेशानी काहे की है। डॉक्टर सुमैया का बोर्ड कर ले मेडिकल और उसके बाद आईजी सिंध वो शवाहिद पेश कर दें जो उनके मुताबिक। सेक्रेटरी सेहत क्यों नहीं कोर्ट ऑर्डर पर अमल कर रहे? सेक्रेटरी सेहत क्यों नहीं कोर्ट ऑर्डर पर अमल कर रहे? उनसे आपकी बात हो सकी है? उनका क्या इस पर? देखें, सेक्रेटरी सेहत ये जिस वक्त कोर्ट ऑर्डर आया है उसके बाद डॉक्टर सुमैया ने एक टीम बना दी, वो लेटर हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर सुमैया ने ही खुद अपने लेटर हेड के ऊपर साइन किए और वो टीम अपनी बना के उन्होंने मीडिया को भी दे दिया, चीज़ें आगे भी चली गई जी कि ये टीम बन गई, कॉन्स्टिट्यूट हो गई है। सेक्रेटरी सेहत को लूप में लिया गया या नहीं लिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इससे पहले डॉक्टर सुमैया ने ऑलरेडी 2 दिन, जो पुलिस क्लेम कर रही है कि 2 दिन अपने पास फाइल रखी, बजाय इसके कि पोस्टमार्टम की नकाइज की निशानदेही करें, वो फाइल 2 दिन रखने के बाद मीडिया पे आके कह रही हैं कि गलती हो गई है, इसमें सही पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अगर ये 2 दिन ज़ाया ना किए जाते और 2 दिन के अंदर ये चीज़ें तय कर ली जाती तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। एक तरफ गलती नहीं है, इसे समझना पड़ेगा, एक तरफ ये मेडिकल लीगल सेक्शन जो है, साथ में पुलिस सर्जन है वो है, दूसरी तरफ पुलिस है, और ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं गलतियां करते रहे जिसका खमियाजा नतीजा उस तकलीफ की सूरत में वालिदैन भुगत रहे जिस पे वो बार बार बेचारे कभी एहतजाज कर रहे हैं, कभी शोर कर रहे हैं। बिल्कुल, मेडिकल बोर्ड की भी कहीं ना कहीं नाकामी जो है वो इसमें यकीनन है। बहुत शुक्रिया आपका बाबर सलीम साहब, हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे केस के हवाले से हमें बता रहे थे कि किस हद तक इन्वेस्टिगेशन हो सकी है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।